हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। सामाजिक न्याय की आवाज़ क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह सामाजिक न्याय की आवाज़ के संबंध में अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़, डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य पुरोधाओं का संघर्ष एवं योगदान के विषय में चर्चा करूँगा। यह पुस्तक मेरे द्वारा हाल ही में लिखी गई थी और इस पुस्तक में 25 ऐसे महापुरुषों का जिक्र है, उनके संघर्ष, उनके बलिदान और उनके योगदान का वर्णन है, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए कड़ा संघर्ष किया और समाज को एक नई राह दिखाई। ये सामाजिक न्याय के पुरोधा तथा सामाजिक परिवर्तन के पैरोकार थे और इन्होंने आजीवन अपना जीवन सामाजिक न्याय के लिए जिया। एक ऐसे समाज की रचना के लिए समर्पित किया जो समतामूलक हो, समावेशी हो और साथ ही साथ बंधुत्व पर आधारित हो। तो आइए आज हम इस पुस्तक के प्रथम अध्याय पर चर्चा करते हैं और अध्याय का नाम है समानता एवं सामाजिक न्याय, एक सिंहावलोकन। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि सामाजिक न्याय और समानता का बैकग्राउंड क्या था। इस देश में समानता के लिए समानता की क्या स्थिति थी, क्या समानता की अनुपस्थिति थी, और यदि वो अनुपस्थिति थी तो फिर उस समानता को स्थापित करने के लिए विभिन्न योद्धाओं ने, विभिन्न न्याय के पैरोकारों ने, समतामूलक समाज के समर्थकों ने क्या क्या संघर्ष किया और उन्होंने क्या योगदान दिया। तो इससे पहले हम सामाजिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे कि समानता और सामाजिक न्याय की स्थिति भारत में कैसी थी। इस पर एक नज़र। जैसे कि हम जानते हैं कि सामाजिक न्याय किसी भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। सामाजिक न्याय के विभिन्न आयामों में से एक यानी कि न्याय के विभिन्न आयामों में से एक है सामाजिक न्याय। देयर आर मैनी डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, जिनमें से एक है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। और यह एक सभ्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सामाजिक न्याय के बिना हम एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यह इसे लंबे समय तक स्थिर बनाता है। किसी भी समाज को लंबे समय तक स्थिर बनाने का काम सामाजिक न्याय का तत्व करता है। यानी कि यदि किसी समाज में सामाजिक न्याय रूपी तत्व नहीं है तो वह समाज या वह देश या वह राष्ट्र लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है, टिक नहीं पाता है। न्याय और विशेष रूप से सामाजिक न्याय के बिना एक समाज लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। उसके लंबे समय तक जीवित रहने के लिए उस समाज में सामाजिक न्याय का होना परम आवश्यक है। एक अवधारणा के रूप में सामाजिक न्याय 19वीं शताब्दी की शुरुआत में औद्योगिक क्रांति के दौरान पैदा हुआ था। यानी एक अवधारणा के रूप में सोशल जस्टिस एज ए कॉन्सेप्ट एमर्ज होता है 19th सेंचुरी में। और 19th सेंचुरी में भी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
यूरोप में चल रही थी, औद्योगिक क्रांति का दौर था। उस समय सामाजिक न्याय की अवधारणा अस्तित्व में आती है और यूरोप में बाद में नागरिक क्रांतियों ने या नागरिक आंदोलनों ने, जिसको हम सिविल मूवमेंट्स कहते हैं, सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ों को मजबूती से उठाया, उन्हें और मजबूती प्रदान की। इन आवाज़ों का उद्देश्य अधिक समतावादी समाज बनाना तथा पूंजीवादी शोषण में से मानव श्रम की रक्षा करना था। क्योंकि यूरोप में पूंजीवाद था और पूंजीवाद में शोषण पाया जाता है, शोषण उसका एक अभिन्न अंग है। शोषण के बिना पूंजीवाद टिक नहीं सकता। तो पूंजीवाद के शोषण से बचाने के लिए क्रांतिकारियों ने, नागरिक अधिकारों के पैरोकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, विचारकों ने और कार्यकर्ताओं ने आवाज़ बुलंद की, क्योंकि उनका उद्देश्य एक समता मूलक समाज बनाना था तथा साथ ही पूंजीवादी शोषण से श्रमिकों को बचाना था। इस समय के दौरान अमीर और गरीबों के बीच कठोर स्त्रीकरण था, यानी कि देयर वाज एक स्ट्रेटिफिकेशन लेवल, डिफरेंट लेवल थे। समाज 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि इस वर्ग में मजदूर और किसान मुख्य रूप से शामिल थे। इसके अलावा इसमें हाथ के दस्तकार, आर्टिजन्स जिनको हम कहते हैं, वो लोग और छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी इस वर्ग में शामिल थे। तो इनकी स्थिति बड़ी खराब थी। सामाजिक न्याय के प्रारंभिक अधिवक्ताओं ने मुख्य रूप से पूंजी, संपत्ति और धन के वितरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जो सामाजिक न्याय के जितने भी पैरोकार हुए, उन्होंने शुरुआत में उनका जो उद्देश्य था वो पूंजी, संपत्ति और धन का समान वितरण था। उन्होंने वहीं तक उस पर फोकस किया। 20वीं शताब्दी के मध्य तक सामाजिक न्याय, जो कि मुख्य रूप से अर्थशास्त्र से संबंधित था, पर्यावरण, जाति, लिंग और अन्य कारणों को शामिल करने के लिए विस्तारित हो गया था। यानी कि पहले ये जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की जो मांग हो रही थी, वो आर्थिक अधिक थी। यानी कि यहाँ आर्थिक न्याय ज़्यादा था, क्योंकि पूंजी, संपत्ति और धन के वितरण की वितरण पर जोर दिया जा रहा था। बहुत से ऐसे साम्यवादी और समाजवादी चिंतक सामने आ रहे थे, जो पूंजीवादी शोषण से बचाने के लिए एक साम्यवादी शासन व्यवस्था या फिर समाजवादी शासन व्यवस्था के पैरोकार थे। वो चाहते थे कि समाज में पूंजी, धन और संपत्ति का समान वितरण हो। लेकिन बाद में यह लड़ाई सिर्फ एक आर्थिक न्याय तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ये आगे चलकर सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी बदल गई। और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में लिंग और जाति मुख्य रूप से शामिल हो गई। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लिंग और जाति दोनों के आधार पर ही विशेष तौर पर अन्याय होता था। लेकिन जहाँ तक यूरोप की बात है, तो यूरोप में सामाजिक अन्याय की वह स्थिति नहीं थी जो भारत में थी। वहाँ आर्थिक अन्याय और लैंगिक अन्याय कहीं ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर क्लास था, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। भारत में जाति संघर्ष था। भारत में जाति के आधार पर उत्पीड़न, अत्याचार, अवमानना, शोषण और वंचन था। तो यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में बाद में फिर आर्थिक न्याय के साथ साथ पर्यावरण बचाने पर भी जोर दिया गया, क्योंकि पर्यावरण भी समाज का हिस्सा है, समाज से जुड़ा हुआ है। जाति, लिंग और अन्य कारण भी इसमें सब शामिल हो गए। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत का प्रश्न है सामाजिक न्याय के लिए, यहाँ भी आवाज़ें बहुत लंबे समय से उठने लगी थीं,
लेकिन ये आवाज़ें आधुनिक भारत में कहीं अधिक जीवंत हो गई थी। भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़ बहुत प्राचीन काल से उठना शुरू हो गई थी। जब तथागत गौतम बुद्ध, जो कि समतावादी थे, मानवतावादी थे और सामाजिक न्याय के पैरोकार थे, उन्होंने सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान दिया, विशेष जोर दिया और समानता पर विशेष ध्यान दिया। सभी लोगों को उन्होंने बराबर माना, समान समझते हुए सभी को गरिमा में जीवन जीने की स्थिति में पहुंचाने के लिए उन्होंने विशेष भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने धम्म का रास्ता बताया और धम्म के रास्ते का प्रचार प्रसार भी किया। और उनके उस धम्म के रास्ते से भारत ही नहीं बल्कि एशिया के अधिकांश देश बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने धम्म नीति को अपनाकर मानवता का कल्याण किया और एक समतावादी समाज बनाने की दिशा में एक अद्भुत पहल की। सामाजिक न्याय का अन्याय का रूप भारत में यूरोप से अलग था, क्योंकि यूरोप में तो वर्ग और लिंग के आधार पर अन्याय था, नस्ल के आधार पर अन्याय था, लेकिन भारत में जाति के आधार पर अन्याय था। साथ ही साथ लिंग के आधार पर भी यहाँ अन्याय था, लेकिन नस्ल और वर्ग के आधार पर कोई अन्याय नहीं था। भारत में अन्याय और शोषण का मूल कारण चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत समाज को 4 वर्णों में बांटा हुआ था। और इस चतुर्वर्ण व्यवस्था ने भारतीय समाज को जन्म के आधार पर 4 ग्रेड्स में, 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। प्राचीन भारत में महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी ऊर्जावान आवाज़ को बुलंद करते हुए जाति आधारित असमानता, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ एक मजबूत अभियान शुरू किया था। जहाँ तक मध्ययुगीन भारत की बात है तो मध्ययुगीन काल में संत कबीरदास, संत रविदास, संत दादू, पलटू जैसे जो भक्तिकालीन संत थे, इन्होंने भी सामाजिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ प्रखर आवाज़ बुलंद की। उन्होंने सामाजिक अन्याय तथा जाति आधारित भेदभाव पर तीखा हमला किया, लेकिन ज़्यादा बड़ा हमला सामाजिक अन्याय और असमानता तथा सामाजिक विषमता और भेदभाव पर बहुत ही निर्णायक और सबसे कड़ा हमला आधुनिक भारत में हुआ, जिसकी शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फूले ने की। महात्मा ज्योतिबा फूले आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत माने जाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले के अतिरिक्त साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा गाडगे, ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर BR अम्बेडकर, स्वामी अच्युतानंद जैसे अनेकों योद्धाओं ने बहुत प्रभावी आवाज़ प्रतिध्वनित की। आज़ादी के बाद की जहाँ तक बात है तो आज़ादी के बाद भी सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रही, जिसको आगे बढ़ाया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, कर्पूरी ठाकुर ने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, रामस्वरूप वर्मा ने, मान्यवर कांसीराम ने, BP मंडल ने, ललय सिंह यादव ने तथा और अन्य ऐसे योद्धा थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की आवाज़ को लगातार बुलंद किया और भारत को, आधुनिक भारत को आज का भारत बनाने की दिशा में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाँ तक समानता की बात है तो पहले हम समानता पर चर्चा करते हैं कि समानता क्या है और समानता की स्थिति क्या थी। पूरी दुनिया में मानवता असमानता का गंभीर शिकार रही है। भारत की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया में असमानता थी, लेकिन दुनिया की असमानता और भारत की असमानता में एक बहुत बड़ा अंतर था, और वो अंतर था जाति का अंतर। क्योंकि दुनिया में, विश्व में कहीं जाति जैसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। वहाँ वर्ग तो मिल सकते हैं, नस्ल का भेदभाव मिल सकता है, लैंगिक भेदभाव मिल सकता है, लेकिन जाति भेदभाव नहीं मिलता। जहाँ तक यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका का संबंध है, नस्लवाद, भेदभाव और पक्षपात का एक बड़ा आधार रहा है। लेकिन भारत में स्थिति अलग है। यहाँ जाति सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय तत्व है। इसने न केवल भेदभाव का समर्थन किया, बल्कि इसे बढ़ावा भी दिया। जाति के कारण सभी लोगों को समान नहीं माना जाता था। बहुत से लोगों को निम्न के रूप में चिन्हित किया गया था। या तो वो निम्न मानते थे उनको, या फिर उनको जो है निम्न के रूप में उनके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया गया। तो ये तो निम्न जाति के लोग हैं, निम्न प्राणी हैं, और वे प्रगति और विकास के सभी स्रोतों से वंचित कर दिए गए थे। उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया और उनके लिए स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जैसी सभी क्षेत्रों में बहुत असमानता थी। जाति के आधार पर मानव जाति को कभी न भरने वाली ऊंच नीच की गहरी खाइयों में बांट दिया गया था। पहले वर्ण और फिर जाति के आधार पर मानव को श्रेष्ठ और निम्न घोषित कर दिया गया। इस स्थिति को ही असमानता कहा जाता है कि जब ऊंच नीच की जो प्रणाली बना दी जाती है, और छोटे बड़े की जो प्रणाली बना दी जाती है कि जिसमें एक ऊंचा है और दूसरा नीचा है, इसी को असमानता कहते हैं। जबकि प्राकृतिक रूप से मनुष्य सब एक ही तरह से जन्म लेते हैं, एक ही प्रक्रिया है जन्म लेने की, सबका रक्त लाल है, सब बराबर हैं। तो फिर ये जाति की असमानता किसने पैदा की, सवाल ये उठता है। तो जाति की असमानता पैदा करने वाला कोई और नहीं, बल्कि एक बेहद स्वार्थी, लालची और बेहद चालाक वर्ग रहा होगा, जिसने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, अपने प्रभुत्व को हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए इस घृणित व्यवस्था को गढ़ा होगा और एक विषमतावादी समाज बनाया होगा। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि समानता क्या है। समानता, क्योंकि यह हम कह सकते हैं कि एक एकेडमिक फिनोमेनन है, और अकादमी में विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न फिलासफर्स, विभिन्न दार्शनिकों ने, विभिन्न विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने इस समानता के प्रश्न पर विचार किया, चिंतन किया, मनन किया और अपने विचार प्रकट किए, और उन्होंने बताया कि समानता उनकी दृष्टि में क्या है। तो जहाँ तक लास्की का सवाल है, हैरोल्ड जे लास्की एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हुए हैं। उन्होंने कहा कि समानता राजनीति विज्ञान की सबसे कठिन अवधारणा है ना। इट इज़ द टफेस्ट कंसेप्शन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इसका जवाब ढूंढना, इसका उत्तर देना कि समानता क्या है, एक बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा विषय रहा है विद्वानों के लिए। और विद्वान सबसे अधिक इसी पर मतभेद उन्होंने अपने प्रकट किए थे। उनका मतभेद सबसे ज़्यादा इसी विषय पर स्पष्ट रूप से देखा गया था।
जहाँ तक समानता का अर्थ है, यह जन्म, जाति, रंग, नस्ल और धर्म के आधार पर भेदभाव और विशेष अधिकारों का अभाव है। अगर हम इसको समझें कि समानता है क्या, तो समानता विशेष अधिकारों और भेदभाव का अभाव है या उसकी अनुपस्थिति है। यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए और किसी को विशेष अधिकार ना दिए जाएं और सभी को समान रूप से मानते हुए सभी को समान अधिकार दिए जाएं, ऐसी व्यवस्था को ही समानता कहा जाता है। असमानता का अर्थ यह है कि सबके साथ समान व्यवहार हो, लेकिन समानता के विरोधी जानबूझकर समानता का विरोध करते हैं और योग्यता के आधार पर व्यवहार और भेदभाव का समर्थन करते हैं। जो समानता के विरोधी हैं, उनकी दृष्टि में जो समानता है वो ठीक नहीं, वो समानता का समर्थन नहीं करते। उनके लिए असमानता ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वह समानता को बनाए रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि सभी के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए और जो अधिक योग्य हैं उनको अधिक फ़ायदा मिलना चाहिए और जो कम योग्य हैं उन्हें कम से कम फ़ायदा मिलना चाहिए। अर्थात वो भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, वो भेदभाव का समर्थन करते हैं। यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि सभी परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार समानता नहीं हो सकता है। सही मायने में यह सामाजिक आधार पर भेदभाव का अभाव है। अगर हम समानता ये मान लें कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो और सभी को पूरी तरह से समान मान लिया जाए कि सभी लोग एक तरह के ही हैं भाई, उनमें कोई अंतर ही नहीं है, तो ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, उसकी समझ बिल्कुल अलग होती है। हर व्यक्ति की योग्यता, उसकी शिक्षा का जो पैमाना है वो अलग होता है। हर व्यक्ति की जो सामाजिक राजनीतिक भूमिकाएं हैं वो अलग होती हैं। तो उन भूमिकाओं को देखते हुए सभी लोग तो समान नहीं हो सकते। फिर भी समानता सही मायने में फिर है क्या? तो सही मायने में समानता सामाजिक आधार पर भेदभाव का अभाव है। इक्वलिटी मीन्स absence of injustice and absence of discrimination on the basis of social grounds, कि आपकी जाति क्या है या आपकी जाति को देखकर आपको ज़्यादा लाभ दिया जाएगा या आपकी जाति को देखकर आपको विशेष अधिकार दिए जाएंगे या आपकी जाति को देखकर आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, तो या फिर लिंग के आधार पर आपको कम या ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे। लिंग के आधार पर पुरुषों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे, महिलाओं को कम अधिकार दिए जाएंगे या अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति को असमानता कहते हैं। तो सही मायने में समानता का मतलब है कि यह सामाजिक आधार पर भेदभाव का अभाव है ना, कि एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ग्राउंड। भेदभाव का आधार सामाजिक नहीं हो सकता, जाति नहीं हो सकती, नस्ल नहीं हो सकती, धर्म नहीं हो सकता, लिंग नहीं हो सकती। और कुछ आधार हो सकता है, शैक्षणिक आधार हो सकता है। तो इस तरह से समानता को समझना बहुत आसान है कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सामाजिक आधार पर भेदभाव की मनाही, भेदभाव का ना होना ही समानता है। एक न्यायपूर्ण समाज में जन्म, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सभी को विकास के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए,
देश के नागरिकों को समान अवसर प्रदान करते समय कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लास्की फिर आगे कहते हैं कि नागरिक होने के कारण या नागरिक होने के आधार पर अन्य लोगों के पास जो अधिकार हैं उसी रूप में और उसी हद तक, उसी सीमा तक वे अधिकार मुझे भी दिए जाने चाहिए। यानी कि मैं भी नागरिक और दूसरा व्यक्ति भी नागरिक। जब हम दोनों नागरिक हैं तो नागरिक होने के नाते जो अधिकार दूसरे व्यक्ति को दिए जा रहे हैं वही अधिकार मुझे भी मिलने चाहिए। इसी को समानता कहते हैं। वह आगे कहते हैं कि एक और समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए उचित और समान अवसर मिलना चाहिए। इसका अर्थ है कि समानता का अर्थ सामाजिक आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सामाजिक भेदभाव नहीं करना है। समाज और राज्य को पुरस्कार वितरण यानी कि पुरस्कार देते समय और दंड देते समय न्यायपूर्ण होना चाहिए। अपराधी को भी उसके कार्यों अर्थात अपराध के आधार पर सज़ा दी जानी चाहिए। ये देखकर सज़ा नहीं दी जानी चाहिए कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, या महिला है या पुरुष है, या उसकी भाषा क्या है, न ही इस आधार पर कि वह किसी विशेष जाति या समुदाय से बिलोंग करता है या संबंधित है। तो इस तरह से हम न्याय समानता को समझ सकते हैं। और समानता को समझने के लिए बस एक छोटी सी और सिंपल सी बात यही है कि सामाजिक आधार पर भेदभाव की मनाही, सामाजिक आधार पर भेदभाव का ना होना ही समानता है। समानता की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई नंबर 1, जैसे कि सामाजिक आधारों के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी को समान अवसर मिले, कानून के समक्ष समानता हो, कानून सबके सामने सब बराबर हों, कानून किसी को छोटा या बड़ा ना माने, कानून द्वारा सभी को समान संरक्षण मिले, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जो रोटी कपड़ा और मकान सभी को मिले, शिक्षा स्वास्थ्य सभी को मिले। ऐसी स्थिति को ही हम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कहते हैं। सभी के पास घर मकान हो, सभी को समान आय देना समानता नहीं है, लेकिन आय में अंतर कम से कम होना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है या जो अंतर है वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी लोगों की संपत्ति एक जैसी हो जाएगी या सभी लोग एक जैसा ही सैलरी या वेतन लेंगे, लेकिन फिर भी वेतन में, उनकी आमदनी में, उनकी संपत्ति में अंतर कम से कम होना चाहिए, ताकि सभी लोग गरिमा में जीवन, सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। उन्हें ऐसी स्थिति में नहीं रखा जाए कि वो मजबूर हो जाएं अपने आप को बेचने के लिए, वो मजबूर हो जाएं अपने आप को गिरवी रखने के लिए, वो मजबूर हो जाएं अपने आप को किसी का दास बनाने के लिए, किसी का गुलाम बनाने के लिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये अमानवीय स्थिति कहलाती है। दिस इज इनह्यूमन सिचुएशन। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गुलाम बन जाता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथों में बिक जाता है मजबूरन, क्योंकि उसे रोटी चाहिए, और रोटी के लिए वो दूसरे के पैरों में गिर जाए, दूसरे के सामने गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, ऐसी स्थिति बेहद ही असंवेदनशील, अमानवीय और विषमतावादी स्थिति कहलाती है। इसी के साथ है कि भाई न्याय करते समय निष्पक्षता रखी जाए, कोई भेदभाव ना हो। तो ये सारी बातें समानता को दर्शाती हैं, ये समानता की विशेषताएं हैं। अब हम अगर बहुत संक्षिप्त में समानता को जानना चाहें तो कह सकते हैं कि समानता एक न्यायपूर्ण और समतावादी
समाज का सार है, जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और बदले में सामाजिक न्याय को, देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाता है ना। कि समतावादी न्याय को समानता पर आधारित जो समाज होगा वो एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाएगा और साथ ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा और बदले में सामाजिक न्याय भी देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाता है। देश की एकता और अखंडता के लिए सामाजिक न्याय का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं न्याय, क्योंकि इसमें सामाजिक न्याय की भी बात कही गई है इस पुस्तक में, क्योंकि पुस्तक का जो शीर्षक है वह है भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़, डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य पुरोधाओं का संघर्ष एवं योगदान। तो अब हम न्याय की बात करते हैं कि न्याय क्या है। न्याय राज्य का प्राथमिक और सबसे प्रासंगिक घटक है ना, और न्याय के अभाव में हम लोगों के सभ्य जीवन और स्थिर एवं अनुशासित राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। न्याय जिस समाज में नहीं होगा वह न्याय सभ्य नहीं कहलाया जा सकता। वहाँ अराजकता होगी, वहाँ असभ्यता होगी, वहाँ अनुशासनहीनता होगी। जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत तो लागू हो जाएगा, माइट इज़ राइट। तो ये न्याय है जो किसी समाज को सभ्य बनाता है। न्याय वह है जिसे हम वास्तव में राज्य की रीढ़ कह सकते हैं, यानी कि राज्य की रीढ़ है जिस पर राज्य रूपी समाज टिका हुआ है। इसलिए किसी भी न्यायपूर्ण राज्य में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम न्यायपालिका बहुत जरूरी है। लॉर्ड ब्राइस का मानना था कि विधायी अंग के बिना एक समाज कल्पनीय है, यानी कि विधायी अंग ना हो, कानून बनाने वाला कोई अंग नहीं हो तो समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन न्यायिक अंग के बिना एक सभ्य समाज या सभ्य राज्य शायद ही कभी कल्पनीय होगा। यानी कि वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ ए सोसाइटी विदाउट जस्टिस। न्याय के बिना हम किसी सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है न्याय का महत्व को दर्शाती हुए विचार हैं लॉर्ड ब्राइस के। इसके साथ ही लॉर्ड ब्राइस के अलावा ये भी दूसरे जो विद्वान हैं उन्होंने भी न्याय के महत्व को स्पष्ट किया है। न्याय इसलिए ज़रूरी है कि न्याय समाज के सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाता है, कोऑर्डिनेशन। कि अगर न्याय नहीं होगा तो समाज में फिर तालमेल नहीं बन सकता, समाज में विद्रोह हो जाएगा। कुछ लोग जिनके साथ अन्याय होगा वो हिंसक हो जाएंगे और अशांति व्याप्त हो जाएगी, देश का विभाजन हो सकता है, समाज बिखर सकता है, समाज टूट सकता है। तो न्याय है, जस्टिस जो है, जस्टिस इज़ द फाइबर दैट कनेक्ट्स द सोसाइटी, दैट लिंक्स द सोसाइटी टुगेदर। तो समाज को एक साथ जोड़ के रखता है, वो न्याय है। और इसके साथ ही न्याय सभी के अधिकारों की रक्षा करते हुए सभी व्यक्तियों और समुदायों को बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ जोड़ता है। राज्य और नागरिक किसी भी राज्य में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। किसी भी राज्य में राज्य और नागरिक आपस में जुड़ के रहें, मिल के रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है न्याय होना चाहिए और न्याय को सुनिश्चित करने का काम राज्य करता है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एंश्योर जस्टिस, क्योंकि जस्टिस होगी तभी समाज और राज्य टिकेगा, नहीं तो वो समाज बिखर जाएगा, समाज टूट जाएगा। न्याय के विभिन्न अर्थ हैं, न्याय की विभिन्न परिभाषाएं हैं और सरल अर्थों में अगर हम बात करें तो न्याय वह सूत्र है जो एक समाज को एकजुट करता है और इसकी अनुपस्थिति न केवल समाज बल्कि देश के विघटन का कारण बनती है।
ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, यानी कि ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं प्लेटो, जो कि सोक्रेटिस के शिष्य थे। सुकरात भी एक बेहद ही शानदार और बेहद महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं, और उन्हें भी अपने खास योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने के कह सकते हैं कि चलने का खामियाजा भुगतना पड़ा, और सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्हें जहर का प्याला पिला दिया गया, क्योंकि वह उस ज़माने में सत्य के साथ खड़े थे और सत्य बोल रहे थे। सुकरात के बारे में ये कहा जाता है कि सुकरात को सज़ा दी गई थी कि या तो वो यूनान छोड़ जाए, एथेंस, ख़ास तौर से एक स्टेट हुआ करता था एथेंस, कि वो वहाँ से चला जाए, यानी कि उन्हें देश निकाला दिया गया, और यदि देश निकाला को वो स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर उन्हें मृत्यु का दंड दिया जाता है। तो सुकरात ने देश निकाला स्वीकार नहीं किया और मृत्यु के दंड को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया, प्लेटो ने पूछा कि भैया कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ से चलते क्यों नहीं, मैं आपको पूरी तरह से मैंने बंदोबस्त कर दिया और हम यहाँ से बाहर चलते हैं, दूसरे देश में आप शरण ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं आज यहाँ से चला गया तो सत्य मर जाएगा, इसलिए मेरे मरने से अगर सत्य जीवित रहता है तो मुझे मरना कबूल है। तो ये सुकरात थे, और उन्हीं के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो पॉलिटिकल साइंस के एक बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं, और उनके कई ऐसे सिद्धांत हैं। हालांकि वो सिद्धांत यूटोपियन ज़्यादा हैं, आदर्शवादी और कल्पनावादी ज़्यादा हैं। उन्हें धरातल पर उतारा नहीं गया है अब तक कई सिद्धांतों को। तो उनका न्याय के विषय में भी गंभीर चिंतन था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसका नाम था द रिपब्लिक। और द रिपब्लिक पुस्तक का जो थीम या उसका जो क्रक्स था या उसका जो एक सेंटर पॉइंट था वो था जस्टिस, क्योंकि जस्टिस से ही उस किताब की शुरुआत होती है, न्याय पर चर्चा के साथ ही उसकी शुरुआत होती है। उसमें प्लेटो, सुकरात और कई दूसरे जो शिष्य हैं प्लेटो के, और वो सब बैठे हुए हैं और वहाँ चर्चा हो रही है, जिसमें विशेष नाम आता है सेफालस का, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस आदि। तो चर्चा हो रही है कि न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस। अब सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि न्याय का मतलब है कि भाई बलवान का हित है न्याय, है ना, कि माइट इज राइट। कोई विद्वान कह रहा है कि नहीं, ये तो जो बलहीन है या जो निर्बल है उसका पक्ष लेना, उसके साथ खड़ा होना ही न्याय है। कोई कह रहा है कि भाई किसी व्यक्ति का जो उसको डिजर्व करता है वो उसको देना ही न्याय है। कोई कह रहा है कि हमने किसी से सामान उधार लिया, फिर उसको उधार को वापस करना ही न्याय है। तो इस तरह से न्याय की अपनी अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं। सेफालस कहते हैं, सेफालस ने न्याय के नैतिक पहलू पर जोर दिया और उनके अनुसार न्याय सच कहना है, कि हम सदा सच कहते रहें, यही न्याय है। स्पीकिंग ट्रुथ इज जस्टिस, ये सेफालस कहते हैं। उनका कहना है कि न्याय सच कहना, शब्दों और कर्मों में ईमानदार होना, शब्दों और कर्मों यानी कथनी और करनी में ईमानदार, जो हम कहते हैं उसे करें, और हमारे कर्म भी सदाचार पर आधारित होने चाहिए, सत्य कर्म पर आधारित होने चाहिए।
हमारे कर्मों में ईमानदारी होनी चाहिए, छल कपट फरेब झूठ धोखा मक्कारी नहीं होनी चाहिए, ये सेफालस कहते हैं। और किसी के ऋण का भुगतान करना है, यानी हमने किसी से ऋण लिया तो उसे वापस चुका देना, लौटा देना, यही न्याय है। ये सेफालस का विचार है। सेफालस के इस दृष्टिकोण को सुकरात ने आसानी से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि एक पागल आदमी को हथियार वापस करना हानिकारक होगा। इसलिए पागल आदमी का हथियार अगर हमने उससे ले लिया और इस स्थिति में अगर हम उस हथियार को उसे वापस लौटा दें तो ये अन्याय होगा। तो हर स्थिति में किसी व्यक्ति का ऋण या किसी व्यक्ति की ली हुई वस्तु वापस लौटाना भी न्याय नहीं हो सकता। उदाहरण दिया उन्होंने, एक पागल आदमी है, उसका हथियार है उसके पास, हथियार हमने उससे ले लिया है और अब वो हथियार हम उसको दें, वापस कर दें, ये तो सही नहीं होगा, ये तो खतरे से खाली नहीं है। तो ये न्याय नहीं है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति की जान के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने फिर आगे कहा, वो कहते हैं, फिर सुकरात कहते हैं कि एक पागल आदमी को हथियार देने के बजाय छिपाना वापसी की तुलना में बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए कभी कभी हम किसी वस्तु को लेकर उसे ना भी दें तो ये भी न्याय होता है। यह न्याय नहीं हो सकता। ये अपने तर्क से सुकरात ने सिद्ध किया। दूसरे विद्वान बैठे हैं पॉलीमार्कस ने बताया कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक या उसके लिए उचित है, जो उसके लिए उचित है वही देना ही न्याय है। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि न्याय का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देना, उसका अधिकार देना, जो उसके लिए उचित है वह देना ही न्याय है। यानी कि जो व्यक्ति जैसा डिजर्व करता है उसको वह चीज़ मिलनी चाहिए। यह उसका अधिकार है, ये उसका हक है, यही न्याय है। थ्रेसिमेकस कहते हैं कि न्याय ताकतवर अथवा शासक का हित है। थ्रेसिमेकस जो है वो पावरफुल के पक्ष में खड़ा हो जाता है। कहते हैं शासक का हित, शासक जैसा कह रहा है उसके साथ चलते रहो, यही न्याय है। ताकतवर जो कहता है, जो करता है, वो सब ठीक है। जैसे कि माइट इज़ राइट, जैसे हमारे यहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि समर्थ को न दोष गोसाई। यानी कि जो बलवान है, जो ताकतवर है, वो हमेशा निर्दोष होता है, उसकी कोई गलती नहीं होती है। तो ये कहते हैं थ्रेसिमेकस। लेकिन सुकरात ने बताया कि न्याय मजबूत का लाभ नहीं था, क्योंकि शासक का कर्तव्य लोगों के हितों की सेवा करना था। शासक के साथ खड़े हो जाना, उसको हाँ में हाँ मिलाना और जैसा वो कह रहा है ऐसा ही करना, ये कोई न्याय नहीं है। बल्कि उल्टे शासक का काम है कि वो जनता प्रजा की सेवा करे। ताकतवर होने के बावजूद वो निर्बल की सहायता करे, यही न्याय है। एक शासक की स्थिति, एक डॉक्टर को कहते हैं, सुकरात कहते हैं कि एक जो शासक होता है उसकी स्थिति एक डॉक्टर की तरह होती है, एक शिक्षक और एक चरवाहे की तरह होती है। 3 तरह से उसने शासक को माना है। जो रूलर है, जो हम आपके ऊपर और हमारे ऊपर जो रूल करते हैं रूलर्स, वो एक डॉक्टर और एक शिक्षक और एक चरवाहे की तरह होते हैं। जो डॉक्टर की तरह हमारे प्राणों की रक्षा करता है, शिक्षक की तरह हमारा मार्गदर्शन करता है, पथ प्रदर्शन करता है, और चरवाहे की तरह हमें ये कह सकते हैं कि चरवाहे की तरह वो हमारी सेवा करता है।
कोई भी कला जिसमें रूलिंग शामिल थी या जिसमें शासन शामिल था, वस्तु के कल्याण के लिए होनी चाहिए, न कि उसके विषय के लिए या उसके विरोध के लिए। यानी कि शासन का मतलब है कि लोगों का कल्याण करना। तो ये जो विचार है सुकरात का, ये कहीं ना कहीं तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से मेल खाता है कि उन्होंने भी शासन और शासक का जो कर्तव्य माना है वो जन कल्याण माना है। वेलफेयर स्टेट की जो हमारी अवधारणा है, उसकी जड़ें, उसकी रूट्स तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन और सम्राट अशोक की धम्म नीति में निहित हैं। क्योंकि अशोक ने एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की भारत के अंदर, एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना की भारत के अंदर। तो सुकरात और तथागत गौतम बुद्ध के विचार मिल रहे हैं इस लेवल पर। और ये लगभग समय भी वही था कि यहाँ हमारे यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध थे तो वहाँ सुकरात और प्लेटो थे। उनका लगभग समकालीन थे दोनों तीनों। प्लेटो जो सुकरात के शिष्य थे, अब वो अपनी बात कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या की है। उन्होंने न्याय को व्यक्तिगत रूप से और राज्य में अलग अलग देखा है कि राज्य में न्याय अलग होता है और व्यक्तिगत रूप से न्याय अलग होता है। यानी कि दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं और दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाएं, यही न्याय है। यानी कि उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क्स कर दिया, डिवीजन ऑफ फंक्शंस, डिवीजन ऑफ फंक्शंस कर दिया कि सब व्यक्ति अपना अपना काम करें, व्यक्ति अपना काम करें, राज्य अपना काम करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने कार्यों को करते रहें। बस यही न्याय है। इससे समाज में समन्वय बना रहेगा, इससे तालमेल बना रहेगा। व्यक्ति में न्याय का मतलब था कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक स्थान दिया जाना चाहिए, जैसा कि किसी प्राकृतिक योग्यता और कौशल के अनुसार होता है। यानी कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको एक स्थान दिया जाए। वो वही स्थान है, यानी कि वो समाज को 3 वर्गों में बांट देते हैं। समाज में 3 तरह के तत्व, 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। ऐसे लोग, यानी कि वही उनका जो विचार है वो मनुस्मृति में जो विचार है, जो वर्ण व्यवस्था है, उससे मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास विजडम होती है, जिनके पास रीज़न होता है, जिनके पास कह सकते हैं कि बुद्धि होती है। ऐसे लोगों को उन्होंने रूलिंग क्लास कहा। दूसरा वर्ग उन्होंने बताया कि समाज में एक वर्ग होता है जिसके अंदर करेज होता है, साहस होता है, और उस साहस होने के नाते वह समाज में लड़ाके या योद्धा का काम करता है। तो वॉरियर की श्रेणी में रख दिया उसने, संरक्षक, या फिर जिसे हमारे क्षत्रिय कहा गया। और तीसरा वर्ग जो था वो था उत्पादकों का, प्रोड्यूसर्स, जो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और उन वस्तुओं का सभी को लाभ मिलेगा, सभी को सप्लाई करेंगे। वो कहते हैं आगे, उन्होंने प्लेटो ने कहा है कि प्लेटो कहते हैं प्लेटो ने भारतीय वर्ण प्रणाली के विपरीत समुदाय या जाति के अनुसार भूमिका और अधिकारों की सिफारिश नहीं की थी, जिसने लोगों के लिए उनके वर्णों या सामाजिक श्रेणी के अनुसार भूमिका निर्धारित की थी। जैसे कि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था रही है उसमें शूद्र वर्ण, जो चौथा वर्ण है, से संबंधित लोगों को ऊपरी 3 वर्णों, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, को सौंपे गए कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि वे 3 ऊपरी वर्णों को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए स्वाभाविक रूप से फिट थे। यानी कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, इसमें क्या था कि नीचे का जो शूद्र वर्ण है वो ऊपर के जो 3 वर्णों के जो काम हैं, शिक्षा प्राप्त करना,
या शिक्षा देना ब्राह्मण का काम है, व्यापार करना वैश्य का काम है, और लड़ाई करना, युद्ध लड़ना, संरक्षण वह क्षत्रिय का काम है। तो ये काम शूद्र नहीं कर सकता है, शूद्र सिर्फ और सिर्फ सेवा करेगा। लेकिन प्लेटो का जो डिवीज़न ऑफ वर्क है, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी है, वो इस तरह का नहीं है, क्योंकि वहाँ नीचे से ऊपर लोग जा सकते थे अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार, क्योंकि वो एक और सिद्धांत देते हैं, शिक्षा का सिद्धांत, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी, या एजुकेशन कह सकते हैं कि उन्होंने अपने विचार दिए हैं शिक्षा के ऊपर, जिसमें उन्होंने शिक्षा को बताया कि कैसे कैसे युवा शिक्षा प्राप्त करेंगे, और आगे जाके फिर शिक्षा का एक एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी, फिर उसमें से कुछ बच्चों को निकाला जाएगा जो बहुत मेधावी होंगे, फिर आगे जाके फिर एक और परीक्षा होगी, फिर उसमें से कुछ मेधावी को निकाला जाएगा। तो उस शिक्षा में सभी को शामिल होने का अधिकार था। उस शिक्षा में किसी को रोक टोक नहीं थी कि भाई आप नहीं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो जो मेधावी होता था, सभी बच्चे लगभग एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते थे, और फिर जो उनमें से बहुत मेधावी होते थे वो आगे जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ दायरा पहले ही बना दिया गया कि शूद्र वर्ण को तो पढ़ने और लिखने का अधिकार ही नहीं है। तो वो उसकी जो प्रतिभा है, शूद्र वर्ण में जन्मे किसी बच्चे की जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा दम तोड़ जाती थी, क्योंकि उसको अवसर नहीं मिला उस प्रतिभा को अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करने का या उसे बाहर निकालने का। न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक न्यायपूर्ण समाज को बिना किसी सामाजिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिभा को शिक्षित करना चाहिए, जिसमें वह स्वाभाविक रूप से फिट हो। अब अरस्तु ये कहते हैं कि न्याय का मतलब कर्म में सदाचारिता था। अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि हम कर्म में सदाचार रहें, कर्म में अपनी शुचिता को बना के रखें, कर्म में ईमानदार रहें, तो ये न्याय है। उसने एक न्यायपूर्ण राज्य के लिए न्याय को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना, और उस महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी गुणों पर जोर दिया कि वह राज्य अधिक न्यायपूर्ण होगा जिसमें गुणों को तरजीह दी जाएगी, जिसमें यानी कि मेरिट बेस्ड सोसाइटी की वो यहाँ पर सिफारिश करते हैं। यानी कि न्यायपूर्ण राज्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में गुणों पर वो जोर देते हैं, मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सालमंड कहते हैं कि न्याय का अर्थ है सभी को उचित हिस्सा देना, यानी कि जो उसका उचित हिस्सा बनता है वो उसको मिल जाए, बस यही न्याय है। तो इस तरह से न्याय के बहुत से विद्वानों ने अपने अलग अलग अर्थ बताए हैं। अब रही बात सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय, क्योंकि न्याय का ही एक रूप है, न्याय के कई रूप हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय, है ना। तो इन न्यायों में से सामाजिक न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी अन्य न्याय सब इसी पर टिके हुए हैं, सामाजिक न्याय पर। अगर सामाजिक न्याय होगा तो वहाँ आर्थिक न्याय भी होगा, राजनीतिक न्याय भी होगा, धार्मिक न्याय भी होगा, कानूनी न्याय भी होगा। जो समाज सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनके लिए लंबे समय तक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित वो नहीं रह पाते हैं। ऐसे राज्य या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर गुलाम बना लिए जाते हैं। जिस राज्य में सामाजिक न्याय नहीं होती है, वे समाज कमज़ोर कहलाते हैं, और जिस समाज अथवा राज्य में सामाजिक एकजुटता तथा एकता की भावना पाई जाती है, वह राज्य मजबूत कहलाता है। एकता की भावना सामाजिक न्याय से आती है। भाई समाज के लोग आपस में मिलकर क्यों रहेंगे, कब रहेंगे? जब सबके साथ न्याय होगा, और वही एकता भंग हो जाएगी जब अन्याय होगा। तो सामाजिक एकता के लिए, एकजुटता के लिए न्याय का होना बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। लंबे समय तक भारत में सामाजिक न्याय की भावना विलुप्त रही, और यहाँ जाति आधारित असमानता कायम रही, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया। विदेश से हमलावर जो आए, उन्होंने देखा कि भारत में तो लोग बटे हुए हैं, लोगों में फूट है जाति व्यवस्था के कारण, और फूट इसलिए है क्योंकि सबको ऊंच नीच के आधार पर समाज बटा हुआ है, और कुछ लोग अन्याय का शिकार हैं, उनका साथ न्याय नहीं होता।
तो इस आधार पर वो लोग एक दूसरे के विरुद्ध हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए नहीं हैं, उनमें एकता का भाव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए विदेशी आक्रांताओं ने इस असमानता का काफ़ी लाभ उठाया और समय समय पर भारत पर वो आक्रमण करते रहे। अब सवाल यह उठता है कि सामाजिक न्याय आखिर है क्या? व्हाट इज सोशल जस्टिस इंडीड? कई विचारकों और विद्वानों ने न्याय की तरह सामाजिक न्याय को भी कई मायनों में परिभाषित किया है, लेकिन साधारण शब्दों में सामाजिक न्याय एक समाज के भीतर शिक्षा, सम्मान, धन, अवसरों और अधिकारों तक सभी की समान पहुंच है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो समाज के संसाधन हैं उन संसाधनों तक सबकी पहुंच समान होनी चाहिए। जैसे कि शिक्षा सबको मिले, किसी को शिक्षा से वंचित ना किया जाए। धन की बात है तो धन भी सबके पास होना चाहिए, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस धन में भी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। सबको सम्मान बराबर मिले, सम्मान में कोई अंतर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। इसके साथ ही सभी को अवसर मिले, समान अवसर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अवसर ही नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करेगा? For the development of personality we need opportunities. If there shall be no opportunity, then how a man can develop his or her personality? व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता जब तक उसको अवसर नहीं दिए जाएंगे। किसी को पढ़ने से रोक दिया जाए, वंचित कर दिया जाए तो पढ़ नहीं सकता, और जब पढ़ नहीं सकता तो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा ही वह एक एलिवेटर है, वो माध्यम है जो व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। तो ना, शिक्षा, एजुकेशन इज द मीडियम दैट कैन एलिवेट यू टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस। जो सफलता है, उस सफलता की जो ऊंचाइयाँ हैं, ऊंचाइयों तक लेके जाता है आपको शिक्षा। लेकिन शिक्षा से रोक दिया जाए, अवसर ना दिए जाएं, तो इसी को तो ऐसा मानता सामाजिक अन्याय कहते हैं। इसी तरह से अधिकारों तक भी सभी की पहुंच हो, अधिकार सबके पास होने चाहिए। और ऐसी स्थिति जिसमें कुछ के पास विशेष अधिकार है, कुछ के पास अधिकार है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति को सामाजिक अन्याय कहा जाता है। जैसे कि फ्रांस में था, वहाँ 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट के लोगों को कोई अधिकार नहीं, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास विशेष अधिकार। दे हैड प्रिविलेजेस। और प्रिविलेज क्या था उनके पास कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि थर्ड स्टेट मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, कारीगर, हाथ के दस्तकार, इन लोगों को ही सारे टैक्स देने पड़ते थे। तो ये सोशल इनजस्टिस था, सामाजिक अन्याय था। यही कारण था कि वहाँ पर क्रांति हुई और फिर वहाँ स्थितियाँ बदली। निष्पक्षता एवं सामाजिक न्याय के प्रमुख सिद्धांतकार जॉन रॉल्स को एक प्रमुख थ्योरिस्ट माना जाता है सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का। और उन्होंने एक किताब लिखी है बहुत शानदार, थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा है उन्होंने, थ्योरी ऑफ जस्टिस। उन्होंने ये 1971 में लिखी और इसका दूसरा फिर से रिवीजन आया, रिवाइज्ड एडिशन 2005 में। जॉन रॉल्स के विचार निष्पक्ष वितरण और राजनीतिक स्वतंत्रता के विचारों पर केंद्रित थे। निष्पक्ष वितरण का मतलब है जो संसाधन हैं उन संसाधनों का एक तो निष्पक्ष वितरण होना चाहिए, ठीक है ना। एक कह सकते हैं कि अनबायस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उन्होंने एक थ्योरी दी है और उसको हम कहते हैं कि वितरण का सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस। बहुत ही रोचक और बहुत ही कह सकते कि मानवतावादी सिद्धांत है जॉन रॉल्स का। वो निष्पक्षता पे बल देते हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि निष्पक्ष वितरण और राजनीतिक स्वतंत्रता बुनियादी स्वतंत्रता के अस्तित्व और अवसर की समानता पर निर्भर करते हैं।
सामाजिक न्याय की अवधारणा सामाजिक मानदंडों, व्यवस्था, कानून और नैतिकता के विकास की प्रक्रिया से उभरी है। उसने न्यायसंगत कार्रवाई पर जोर दिया और सामाजिक समानता के सिद्धांतों के आधार पर नियमों और विनियमों को लागू करके समाज में हस्तक्षेप के लिए जगह बनाई। सामाजिक न्याय शब्द में दो शब्द हैं, एक सामाजिक है, दूसरा न्याय है। सामाजिक शब्द उन सभी मनुष्यों से संबंधित है जो समाज में रहते हैं, जबकि न्याय शब्द स्वतंत्रता, समानता और अधिकार से संबंधित है, अर्थात समाज के समस्त नागरिकों को बिना किसी सामाजिक भेदभाव के स्वतंत्रता, समानता और अधिकार देना ही सामाजिक न्याय है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। कि सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस मीन्स टू गिव ईच एंड एवरी वन इक्वलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एंड राइट्स। यही न्याय है, सामाजिक न्याय है, विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के। सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, नस्ल या जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए और सभी को समानता, स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। तो इस तरह से इस पुस्तक में इस न्याय को बहुत ही और सटीकता के साथ समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें कई पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं। जैसे ग्रीक पर्सपेक्टिव है, इसमें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव भी है, और इसमें मार्क्सियन पर्सपेक्टिव यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी दिया हुआ है। लेकिन हम बात अपने सिर्फ इस आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि भारत जैसे देश के लिए सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। तो इन माय पर्सपेक्टिव व्हाट इज़ द सोशल जस्टिस, मेरी अपनी समझ में, मेरी अपनी राय में सामाजिक न्याय क्या है। तो मैंने लिखा है कि मेरी राय में सामाजिक न्याय जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव तथा असमानता की अनुपस्थिति के अलावा और कुछ नहीं है। ये जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव और असमानता ना हो, इसी को सामाजिक न्याय माना जाता है, कहा जाता है। यह सभी नागरिकों को विकास और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अवसर प्रदान करते हुए निष्पक्षता है, इम्पार्शियलिटी, व्हाइल वी आर प्रोवाइडिंग पीपल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स। निष्पक्ष रहना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी अपमान, उत्पीड़न और अधीनता के सम्मान और गरिमा का जीवन जी सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में पिछड़ने वाले, कमज़ोर, गरीब और पिछड़ों के उत्थान के लिए सकारात्मक और आवश्यक कदम उठाना सामाजिक न्याय है। यानी कि कुछ ऐसे सोशल स्टेप्स लेना, एक पॉजिटिव स्टेप्स लेना, ताकि जो लोग जो पीछे चल रहे हैं, जो पिछड़ गए हैं, वो उन्हें अपलिफ्ट कर सकें, उन्हें ऊपर ला सकें, उनके लिए विशेष कदम उठाना, यह सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय वह आधार है जो एक समतावादी और समावेशी समाज और एक प्रतिनिधि तथा जिम्मेदार लोकतंत्र के निर्माण के लिए जरूरी है। सामाजिक न्याय समाज के सभी समुदायों को बिना किसी भेदभाव के अधिकारों, शिक्षा, सम्मान एवं देश के संसाधनों में भागीदारी देना है। सामाजिक न्याय भागीदारी का भी नाम है ना। तो इसको हम दोबारा समझ सकते हैं कि सामाजिक न्याय समाज के सभी समुदायों को बिना किसी भेदभाव के अधिकारों, शिक्षा, सम्मान एवं देश के संसाधनों में भागीदारी देना है। सामाजिक न्याय का संघर्ष अधिकारों को पाने तथा अधिकारों को बचाए रखने का संघर्ष है, न कि किसी के अधिकारों को छीनने का। कुछ लोग सोशल जस्टिस से बहुत को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो डोमिनेंट पोजीशन में हैं, जो हेजिमोनियल सिचुएशन है जिनकी, जो वर्चस्ववादी हैं, वो पसंद नहीं करते सामाजिक न्याय की बात को। उनका मानना है कि सामाजिक न्याय का मतलब लोगों को भड़काना है और ये जो है उनसे जो है हमारे अधिकार
चले जाएंगे, हमारे अधिकार छिन जाएंगे, ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय उन लोगों को अधिकार देना है जिनके पास अधिकार नहीं है, या गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों को बचाना है सामाजिक न्याय, ना कि किसी के अधिकारों को छीनना। तो सामाजिक न्याय का संघर्ष अधिकारों को पाने तथा अधिकारों को बचाए रखने का संघर्ष है, न कि किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के अधिकार छीनने का। अर्थात सामाजिक न्याय का संघर्ष किसी को अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं है, अपितु ये शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को अधिकार दिलवाने अथवा उनके अधिकारों को बचाने हेतु संघर्ष है। सामाजिक न्याय अल्पसंख्यक अधिकारों को न केवल स्वीकार करता है बल्कि उनकी पुरजोर वकालत भी करता है कि किसी भी समाज में माइनॉरिटीज़ होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, दूसरी तरफ वहाँ बहुसंख्यक होते हैं। तो बहुसंख्यक होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी अल्पसंख्यक को अधिकारों से वंचित कर दो। वो भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनको भी अपना एक गरिमा में जीवन जीना उनका अधिकार है, और वो तभी संभव होगा जब उनको उचित अधिकार दिए जाएंगे, उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सामाजिक न्याय को स्वीकार करते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार देना तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु विशेष कदम उठाकर असमानता को दूर करना सामाजिक न्याय है। इसके अतिरिक्त कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को मानते हुए सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करना भी सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय सामाजिक मतभेदों को भरपूर स्थान देता है और इन मतभेदों को सामाजिक और राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित होने से रोकता है। सामाजिक न्याय समाज में जो विभाजन को रोकता है कि समाज का बंटवारा ना हो, एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। सामाजिक न्याय विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है बल्कि उस विभाजन को वो रोकता है। सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज को समतामूलक एवं शासन को समावेशी बनाना है ताकि सभी को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए भरपूर अवसर मिल सकें और सभी व्यक्ति गरिमा में एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने योग्य बन सकें। संक्षेप में सामाजिक न्याय न केवल सामाजिक सद्भाव की कुंजी है बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी कुंजी है ना। सोशल जस्टिस इज़ द की ऑफ हार्मनी। सोशल हार्मनी कब रहेगी, सामाजिक सद्भावना कब बनी रहेगी? जब सामाजिक न्याय होगा, और जब सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक सद्भावना होगी तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी अक्षुण्ण रहेगा। तो ये सामाजिक न्याय जो है वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी कुंजी है। सामाजिक न्याय राजनीतिक विभाजन, हिंसा, गृहयुद्ध और देश के विघटन की संभावनाओं को रोकता है। इस पुस्तक में कुछ महान बुद्धिजीवियों, संतों, दार्शनिकों, विचारकों और नेताओं के जीवन और योगदान तथा जातिगत भेदभाव, अपमान, अस्पृश्यता, असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई पर भरपूर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। तो यह है इस पुस्तक का, यानी कि जो पुस्तक है भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़, डॉक्टर अम्बेडकर तथा अन्य पुरोधाओं का संघर्ष एवं योगदान, इस पुस्तक का ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। और अगली क्लास में सामाजिक न्याय की आवाज़ की अगली क्लास में इसका दूसरा चैप्टर हम जो है डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उस पर प्रकाश डालेंगे ताकि आप लोगों को इस पुस्तक में जो सामग्री है, सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई जो एक कंटेंट है वो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 1 घंटा और लगभग 10 मिनट होने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें ताकि ये सामाजिक न्याय की आवाज़ बहुत लोगों तक पहुँचे और सभी लोग सामाजिक न्याय की जो मूवमेंट है, सामाजिक न्याय की जो आवाज़ है उसके साथ जुड़ सकें और एक समाज, भारत को एक क्षमतामूलक समाज बना सकें, भारत को एक समावेशी लोकतंत्र बना सकें तथा भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, अक्षुण्ण रहे। इसके लिए ज़रूरी है
कि सभी लोग सामाजिक न्याय के महत्व को समझें। और यदि आप सामाजिक न्याय को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को और भली भांति समझना चाहते हैं, उनके संघर्ष और उनके विचारों को, उनकी वैचारिकी को, तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। इस पुस्तक को आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। अमेज़ॉन पे पुस्तक है, आप अमेज़ॉन पे जा कर के पुस्तक का शीर्षक उसमें टाइप करें, भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो पुस्तक का कवर पेज आपके सामने आ जाएगा और आप वहाँ से इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि चैनल का नाम भी वॉइस फॉर सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय की आवाज़ इस चैनल का नाम है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे अनुरोध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।